हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री कैंसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 347 के पार्ट 1 को करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर यहाँ पर देखिए लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र 347 के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुविकल्प प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? ये पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के, जो कि हर बहुविकल्प प्रश्न कितने कितने मार्क्स का होता है? 1-1 मार्क्स का होता है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला बहुविकल्प प्रश्न है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो आप इसमें बताइए कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, सेकेंड है हाइड्रोजन का प्लैटिनम में विलयन, थर्ड है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, और फोर्थ है जल में घुली ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है। इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने अब तक क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए, गैसीय विलयन का उदाहरण है क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए विलयन के प्रकार। हमने एक तरफ लिखा है विलयन के प्रकार, एक तरफ लिखा है विलय, एक तरफ विलायक और एक तरफ लिखा है उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, अगर गैसीय विलयन है तो ठोस क्या होगा? कपूर होगा, यानी कि जो विलय है वो क्या होगा? कपूर होगा। और बात करें विलायक, तो विलायक क्या होगी? नाइट्रोजन गैस। तो उदाहरण क्या हो गया इसका? कपूर का N2 में विलयन, यानी कि कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ये आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेने, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इस बार तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जरूरी नहीं कि हमसे गैसीय विलयन का उदाहरण पूछा जाए, हमसे ठोस विलयन का और द्रव विलयन का उदाहरण भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि गैसीय विलयन में क्या था? कपूर नाइट्रोजन, यानी कि कपूर का N2 में विलयन। बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या था? ठोस में गैस, गैस क्या है? हाइड्रोजन, और ठोस क्या है? प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन का प्लैटिनम में विलयन, ये क्या है? ठोस विलयन है। और देखिए, इसमें देखिए दूसरा है हमारा, इसमें द्रव क्या है? पारा, यानी कि पारा और सोडियम। पारा क्या है? विलय है, और विलायक क्या है? सोडियम। तो पारे का Na के साथ अमलगम, ये हमारा ठोस विलयन है। अब देखिए, अगला है हमारा द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में क्या है? इसमें जो विलय है वो क्या है? O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस, और विलायक क्या है? H2O, यानी कि जल। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, ये किसका है? ये है द्रव विलयन का। तो ये इसको आपके क्या करना है? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए, गैसीय विलयन का क्या था? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ठोस विलयन का था हाइड्रोजन का प्लैटिनम में विलयन, या पारे का Na के साथ अमलगम, यानी कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और द्रव विलयन में क्या था? जल में घुली ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये हमारा किसका है? ये हमारा है गैसीय विलयन का, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। और बात करें हाइड्रोजन का प्लैटिनम में विलयन, ये किसका है? ये है ठोस विलयन का, ठोस विलयन। किसका है? ठोस विलयन, हाइड्रोजन का प्लैटिनम में विलयन। और बात करें पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ये भी क्या है? ये भी हमारा ठोस विलयन है। ठीक है। और देखिए, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, ये किसका उदाहरण है? ये हमारा द्रव विलयन का। किसका उदाहरण है? द्रव विलयन का। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर यहीं से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन दे देगा। क्योंकि हर बार क्या होता है? हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, और इसमें से क्वेश्चन हमारे रिपीट होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा है, तो किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं? Cr3+, CO2+, Ni2+, या Zn2+। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ख का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर है
ब्रैकेट में n-1 इंटू D129 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अनुचुंबकीय है और dd संक्रमण हो तो ये क्या होंगे, ये होंगे रंगीन। क्या होंगे, रंगीन। फिर से देख लीजिए, अगर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 इंटू D129 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अनुचुंबकीय है और dd संक्रमण है इसमें और रंगीन है, तो ये क्या होंगे, रंगीन होंगे। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपसे रंगहीन पूछा है, लेकिन आपसे दूसरे क्वेश्चन में रंगीन भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू D0 या n-1 D10 हो और युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिटल में भरे हुए हो, यानी कि कोई भी खाली ना हो, तो और प्रतिचुंबकीय हो और dd संक्रमण नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, वो होंगे रंगहीन। यानी कि आपको देखिए ट्रिक से एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो n-1 D129 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें कोई ना कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह गया, आंशिक रूप से भरे हुए हो, तो वो हमारा अनुचुंबकीय कहलाएगा और dd संक्रमण होंगे उसमें और उसका कलर होगा रंगीन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D0 या n-1 D10 हो और युग्मित इलेक्ट्रॉन हो और प्रतिचुंबकीय हो, dd संक्रमण नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, ये होंगे रंगीन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतनी सी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं Cr3+, CO2+, Ni2+ और Zn2+। अब देखिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का है यहाँ पे 24 परमाणु क्रमांक है और यहाँ पे हो गया 3+। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा, Ar3d3 4s0। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, ये हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ D के साथ क्या है 3, तो क्या भरा जाएगा 1 2 3, यानी कि आंशिक रूप से क्या है, आंशिक रूप से भरे हुए हैं। तो इसका जो रंग होगा वो होगा बैंगनी रंग, यानी कि वॉयलेट। और बात करें कोबाल्ट 2+ की, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 27। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये Ar3d7 4s0। तो इसका रंग क्या होगा, इसका रंग होगा गुलाबी। अब हम इसको ऑर्बिटल में भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो देखिए ये हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 3 बचते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 28 Ni2+, यानी कि Ni का जो परमाणु क्रमांक है वो 28 है, तो हो जाएगा Ar3d8 4s0। तो देखिए यहाँ पर D8, यानी कि ये भी हमारा पूरा नहीं भरा हुआ है। तो देखिए आंशिक रूप से भरे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये है रंगीन। तो देखिए यहाँ पर हमने D8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका रंग क्या होगा, इसका रंग होगा हरा। और बात करें Zn2+ की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। और देखिए Ar3d10 4s0, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3d10, यानी कि पूरे भरे हुए हैं। तो देखिए पूरे भरे हुए हैं, तो ये क्या है, रंगहीन, यानी कि कलरलेस। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, Zn2+, क्योंकि यही रंगीन है, यही पूरा भरा हुआ है। और मैंने अभी आपको लिखवाया था कि अगर वो n-1 D10, तो वो क्या होगा, वो होगा रंगहीन। वो क्या होगा, वो होगा रंगहीन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, इनके क्या होंगे, ये होंगे हमारे रंगीन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें, यानी कि जो हमारे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नहीं भर रहे हैं, वो आंशिक रूप से भर रहे हैं, लेकिन Zn में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पूरे भर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, ये हमारा रंगहीन है। और बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों है रंगीन। तो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर गया है K ब्रैकेट CO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो देखिए चलिए निकालते हैं हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, गे का A B C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, K की ऑक्सीकरण संख्या होती है हमारी 1, क्या होती है, प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए, तो CO हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए CO4, तो ये क्या है, ये हमारा एक उदासीन लिगेंड, ये क्या है, ये हमारा एक उदासीन लिगेंड है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा
0 मल्टीप्लाई 4 और इजिकल टू में क्या है, इजिकल टू में 0। तो देखिए प्लस का 1 प्लस CO, 0 की गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे प्लस CO कितना आ जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, है प्लस का 1, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। यानी कि यहाँ पर हमारी कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी निकल कर आ गई है, वो निकल कर आ गई है -1। यानी कि हमारा आंसर नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -1। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम है। तो आप कमेंट करके बताइएगा अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम कौन सा है। फिनॉल, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिल अम्ल। यानी कि फिनॉल सबसे छोटा, उससे बड़ा एथेनॉल, उससे बड़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो देखिए, और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है क्लोरो एसिटिक अम्ल, से बड़ा है एसिटिक अम्ल, फिर बड़ा है एथेनॉल, फिर बड़ा है फिनॉल। फिर देखिए एथेनॉल बड़ा है फिनॉल से, फिर एसिटिक अम्ल, फिर है क्लोरो एसिटिक अम्ल। और देखिए डी ऑप्शन है फिनॉल से बड़ा एसिटिक अम्ल, फिर है क्लोरो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। तो आप कमेंट करके बताइएगा घ का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। एथेनॉल, फिर उससे बड़ा है फिनॉल, फिर उससे बड़ा है एसिटिक अम्ल, फिर उससे बड़ा है क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो देखिए ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा निम्न में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। तो आप कमेंट करके बताइए ड का कौन सा सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा हमारा धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा, प्रोटीन, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण कौन सा देता है, ये देता है ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है हमारा श्रृंखला में बने चय, यानी कि श्रृंखला में बने कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो के बनने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। A, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, B, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, C, सैंडमेयर अभिक्रिया या D, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया अच्छे से आती है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अच्छे से आती है या नहीं, या सैंडमेयर अभिक्रिया या अमोनिया के साथ अभिक्रिया अच्छे से आती है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, और मैंने ये सारी अभिक्रिया कराई हुई है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर बात है श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना, यानी कि जो कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो ये हमारा ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पेपर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।